रॉबर्ट कियोसाकी। आई एम प्रिटी श्योर आपने नाम अब तक कहीं न कहीं देख या सुन लिया होगा। अगर आप इनको इस नाम से नहीं जानते तो कहीं न कहीं इनकी बुक रिच डैड पुअर डैड का तो जिक्र सुना होगा। आखिर क्यों रॉबर्ट कियोसाकी पूरे इंटरनेट पर ट्रोलिंग का विषय बने हुए हैं? No? 1.2 billion. That's I'm $1.2 billion in debt because if I go bust, the bank goes bust. Not my problem. इनकी इस वायरल स्टेटमेंट के पीछे क्या राज है, तो चलिए आपको इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक जापानीज अमेरिकन बिजनेसमैन, ऑथर, इन्फ्लुएंसर और पूरे वर्ल्ड में अपनी फाइनेंशियल बुक के लिए जाने जाते हैं, जिसमें ये लोगों को समझाते हैं कि कैसे एक अमीर आदमी की तरह सोचें, मनी मैनेजमेंट सीखें, असेट्स और लायबिलिटी को पहचानें, फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं। फिर ऐसा क्या हुआ कि पहले जिस इंसान के ऊपर लाखों वीडियो बनी है जिसमें उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में, उनकी इन्वेस्टिंग रूल्स के बारे में लोगों ने बताया है, और आज उनके ऊपर हजारों वीडियो पहले से बिल्कुल उलट बन गई हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है, उनकी बुक्स को मजाक बोला जा रहा है। अगर आप आज भी लिस्ट ऑफ मोस्ट सेलिंग बुक ऑन फाइनेंस सर्च करते हैं तो रिच डैड पुअर डैड नंबर 1 पे आती है, जो कि इनकी ही लिखी किताब है। ये ही नहीं, यह बुक 51 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की जा चुकी है और पूरे वर्ल्ड में 110 कंट्रीज में अवेलेबल है। ये बुक आपको स्ट्रीट से लेके मॉल तक में देखने को मिल जाती है। इस किताब की अब तक 41 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। अगर आपको लगता है कि इन्होंने सिर्फ एक ये ही बुक लिखी है तो आपको बता दें कि यह अब तक 26 बुक लिख चुके हैं, जो कि सभी फाइनेंस के ऊपर हैं। जो स्क्रीन पर आप लिस्ट देख रहे हैं वो इनकी कुछ और फेमस बुक हैं। अब सवाल आता है कि जो आदमी अपनी बुक्स में मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी, रैट रेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल नॉलेज की बात करते हैं, वो खुद 1.2 बिलियन के कर्जे में कैसे हैं? अगर आप 1.2 बिलियन को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर निकल के आएंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। This degree can get someone 100,000 in debt, can't it? Bad debt. I'm $1 billion in debt. You're $1 billion in debt. Because debt is money. That's what my brain is focusing on all the time. And I don't pay taxes. The question is, how is it I don't pay taxes? I can tell you. So when they lend out, why is debt tax free? I don't know. Because that's how money is created. And so the banks love it. They love people who borrow lots of money. So how do I get rich? I borrow money. And I buy assets with it. The poor person borrows money and buys liabilities like purses, cars, houses, and they get poorer and poorer and poorer. But I use debt. I borrowed $300 million after the crash, dollars. In 2000, by 2010, I had borrowed $300 million to buy real estate. That made me rich. देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी जिस फिलॉसफी पे काम करते हैं वो कुछ इस तरह है। पहले कियोसाकी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर उस कमर्शियल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं। ध्यान रहे, यहाँ हम कमर्शियल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती हैं, जैसे ऑफिसेज, शॉप्स, शोरूम वगैरह। और फिर उस प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम जनरेट होती है उससे वो बैंक को पैसे वापस करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कियोसाकी को एक कमर्शियल प्रॉपर्टी पसंद आई जो $100 मिलियन की है। अब वो $30 मिलियन डाउन पेमेंट करके बैंक के पास जाते हैं 70 मिलियन का लोन लेने इसी प्रॉपर्टी पर। अब बैंक देखता है इस प्रॉपर्टी की वैल्यू $100 मिलियन की है, 70 मिलियन का लोन दिया जा सकता है और आने वाले टाइम में इस कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो बैंक $70 मिलियन का लोन दे देता है और कियोसाकी अपने 30 मिलियन और बैंक से मिले 70 मिलियन लेकर वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। अब यहाँ पर उनको एक बड़ा फायदा और होता है, उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है। देखिए, जब आप कोई चीज डायरेक्ट खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, और यहाँ पे कियोसाकी तो ये प्रॉपर्टी खुद लोन लेके खरीद रहे हैं तो यहाँ पर उतना टैक्स नहीं देना पड़ता। अब आपको ये सुन के लगा होगा कि क्या मस्त स्ट्रेटेजी है, ऐसा तो फिर हम भी कर सकते हैं। रियल एस्टेट में मेरा एक प्लान है, आई कैन शेयर द प्लान विद यू, इज दैट मैं लोन लूंगी बैंक से और मैं बैंक के पैसे से घर लूंगी। तो बैंक के पैसे से मैं घर लूंगी, उस घर को मैं रेंट पे डालूंगी। Okay. और बैंक का जो मैं इंटरेस्ट भी दूंगी वो खुद के पैसे से नहीं दूंगी, वो रेंट के पैसे से दूंगी। तो मेरा पैसा बिल्कुल भी नहीं जाएगा इसमें। पर ऐसा आप भारत में नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग जगह की अपनी डेमोग्राफी, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप भी कुछ डाउन पेमेंट करके
फिर उसी प्रॉपर्टी पे लोन लेके उसको खरीद कर रेंट पर देंगे और फिर उससे जो रेंटल इनकम आएगी उसी से लोन की ईएमआई पे कर दोगे, तो ये भारत में काम नहीं करेगा। सबसे पहले जिस तरह का लोन कियोसाकी को मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता, यह सिर्फ हाई प्रोफाइल वाले लोगों को मिलता है। चलो इसको हम आपको कुछ डाटा की हेल्प से समझाते हैं। यूएस में इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज दर फिलहाल 5.5% है। वहीं पे रेंटल यील्ड 4% से लेके 12% तक है। रेंटल यील्ड का मतलब होता है जो पैसा आपको किराए के रूप में मिल रहा है आपकी प्रॉपर्टी का। सिंपल भाषा में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। अगर हम भारत का डाटा देखते हैं तो भारत में होम लोन का इंटरेस्ट रेट 8% से स्टार्ट होके 15% तक जाता है। वहीं पे रेंटल यील्ड देखें तो 3 से 5% के बीच में है। दोनों कंट्रीज में अपोजिट है। यूएस में रेंटल यील्ड ज्यादा है और हमारे भारत में इंटरेस्ट रेट। मेरे ओपिनियन में तो ये चीज हमारी कंट्री में पॉसिबल नहीं है कि हम डेप्थ या लोन लेके इन्वेस्ट कर सकें। इस सब में आपका क्या व्यू है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।